नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक तक पर। आज हम यूपीएसआई हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली जो है राजस्थानी की बोली नहीं है। बाकी मारवाड़ी, मालवी, मेवाती राजस्थानी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। और प्रेमचंद के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रेमचंद के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? गबन, क्या? गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, सेवा सदन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। हम पूछे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केतकी। केतकी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की कहानी है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं क्या हैं? इंसा अल्लाह जी की अन्य प्रमुख रचनाएं क्या हैं? उर्दू, उर्दू गज़लों का दीवाना, उर्दू गज़लों का दीवाना और दीवान रेख्ती। इनकी रचनाएं क्या हैं? दीवान रेख्ती और दीवाने फारसी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी उपविराम, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु। भारतेंदु का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया था। और
अब बात करते हैं भारतेंदु जी की अन्य रचनाएं। भारतेंदु जी की अन्य रचनाएं क्या हो जाएगा? बाल बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है सहायता, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहायता। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास फूस में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा के और उदाहरण हैं, देखिए जैसे डॉक्टर। क्या? डॉक्टर। डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है। जातिवाचक। शिक्षक, शिक्षक तो है ही। मंत्री, मंत्री, लड़का आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समालोचक। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र समालोचक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो खर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? गधा। खर का पर्यायवाची कौन सा? अब गधा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? इसको देखिए, धूसर। गधा के पर्यायवाची ही धूसर है। क्या? धूसर। और क्या? रासव। रासव। गधा के ही पर्यायवाची रासव। गर्दभ। गर्दभ मतलब भी गधा होता है। और फिर गर्दभ हो गया। और चक्रीवान। क्या? चक्रीवान। गधा का ही पर्यायवाची चक्रीवान है। और बात करें बैसाख, बैसाख नंदन आदि। गधा के पर्यायवाची धूसर, रासव, गर्दभ, चक्रीवान, बैसाख नंदन आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इति। अथ का विलोम इति होता है। अब हम बात करें अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का विलोम अनर्थ। क्या हो जाएगा? अनर्थ। अंत का, अब पूछे अंत का विलोम क्या होगा? अंत का विलोम आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा। अधा, अधा का विलोम क्या हो जाएगा? ऊपरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। अब बात करें सूरदास जी की रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध? सूरसागर। क्या? सूरसागर, सूरसरावली,
सूर सरावली, साहित्य लहरी। क्या? साहित्य लहरी आदि सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय को क्या कहा जाता है? पूर्वाह्न कहा जाता है, मध्याह्न कहा जाता है, विहान कहा जाता है, अपराह्न कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर अपराह्न हो जाएगा। अब बात करें पूर्वाह्न कब कहेंगे? दोपहर के पहले के समय को। क्या? दोपहर के पहले के समय को, दोपहर के पहले समय क्या कहेंगे? पूर्वाह्न। और अपराह्न दोपहर के बाद का समय। और मध्याह्न की बात करें तो दोपहर का समय, दोपहर का समय, दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न। पहले पूछे तो पूर्वाह्न, अब बाद में पूछे तो अपराह्न। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्भुत रस। क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। अब हम बात करें अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय। शांत रस का क्या हो जाएगा? निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव पूछे क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक। और विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। क्या? जुगुप्सा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला एक किस शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं? कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला एक किस शब्द के अनिकार्थी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलज। जलज के ही अन्य अनिकार्थी देख लीजिए। जलज, जलज शंख, कहीं शंख दिया रहे उसका भी अनिकार्थी जलज होगा। मछली, क्या? मछली। चंद्रमा, जलज के अनिकार्थी हैं चंद्रमा। और हो गए क्या? जोंक, सेवार आदि। जलज के अनिकार्थी शंख, मछली, चंद्रमा, जोंक, सेवार आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी हम रचनाएं की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं क्या हैं? अशोक के फूल। कौन? अशोक के फूल, अशोक के फूल। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। और क्या है? कल्पलता, कल्पता और कुटज आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाएं हैं। कौन कौन? अशोक, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वे आम के पेड़, वे आम के पेड़ इस वाक्य में अधोरेखित, मतलब वे के बारे में पूछा गया है। वे शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। जिसमें कौन सा प्रकार होता है? निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम,
अभी हम कुछ देर पहले बताते, आप लोग कमेंट में बताइए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 22। जाके प्रिय नराव बदेही ताजिए ताई कोट बैरी समझदप परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास। तो तुलसीदास जी की उक्ति है। तो तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तुलसीदास, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं? रामचरितमानस, 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 और क्या? कृष्ण गीतावली, क्या? कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, और कौन? बरवय रामायण आदि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, तरल का विलोम शब्द क्या है? तरल का विलोम पूछ रहा है, तो तरल का विलोम बताइए आप लोग। तरल का विलोम क्या हो जाएगा? ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। अब बात करें सरल का, तो सरल का हो जाएगा जटिल। जटिल भी हो जाएगा, जटिल या कठिन। और तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का विलोम कुंठित। क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का विलोम कुंठित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गरिमा। गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य। कार्य, कार्य शब्द तद्भव नहीं है। इसका तद्भव हो जाएगा, कार्य का तद्भव हो जाएगा काज। क्या हो जाएगा? काज। और काठ तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? काष्ठ। क्या हो जाएगा? काष्ठ। अब कहानी का तत्सम क्या होता है? कथनिका। क्या होता है? कथनिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा किस शब्द में उस उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरासत। ऑप्शन ए विरासत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपूर्वा। अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कब पूछ ले, कब दिया गया था? तो 1986 में। अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी कब दिया गया? 1986 में। केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य रचनाएं हम पूछें, केदारनाथ जी की अन्य रचनाएं की बात करें, तो इनकी अन्य रचनाएं हैं गुल मेहदी। क्या है? अन्य रचनाएं क्या हैं? गुल मेहदी। गुल मेहदी। केदारनाथ अग्रवाल जी की अन्य रचनाएं गुल मेहदी हैं। और क्या है? पंख और पतवार। क्या? पंख और पतवार। पंख और पतवार। और क्या है? आग का आईना। आग का आईना। और क्या है? नींद के
बादल, क्या? नींद के बादल। और युग की गंगा, युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं कौन कौन है? गुल मेहंदी है, पंख और पतवार है, आग की आईना है, नींद के बादल है और युग की गंगा है। अपूर्व भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धमगधी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकर्मक। सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई चोट में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यमक। ऑप्शन ए यमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें उदार का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर। अब हम बात करें नम्र का विलोम क्या हो जाएगा? नम्र का विलोम क्या हो जाएगा? दृष्ट। क्या हो जाएगा? दृष्ट। नम्र का विलोम दृष्ट। और कोमल का विलोम पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष। पुरुष का विलोम स्त्री। क्या हो जाएगा? स्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब देखें। अनुच्छेद को पढ़ना है फिर जवाब देना। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो पुश करके देख लीजिएगा। कह रहा योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्हें एक सूत्र में प्रो कर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा जंगम का क्या? जंगम का विलोम क्या है? जंगम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थावर। क्या है जंगम का विलोम? अस्थावर। अब हम बात करें चेतन किसका विलोम है? तो जड़ का विलोम चेतन है। और बात करें अगम, अगम का क्या हो जाएगा? सुगम। अगम का सुगम। और बात करें शुकर, शुकर का विलोम क्या हो जाएगा? दुष्कर। क्या हो जाएगा? दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार में कौन सा छंद है? तो आप लोग छंद में मात्रा लगाने जानते होंगे। इस पे एक मात्रा है, इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक, इस पे दो, इस पे दो, इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक, इस पे दो, इस पे एक, इस पे एक, इस पे दो, इस पे एक। ठीक, और नीचे देखिए इस पे एक एक, इस पे एक एक, दो, एक एक, दो दो, एक एक एक, दो एक, इस पे एक। ठीक, देखिए पहले चरण में कितने मात्राएं हैं? एक दो तीन चार, दो छः, दो आठ, आठ दो 10, दो 12। पहले चरण में कितने हैं? 12। दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 7। तो कौन सा छंद हो जाएगा? बरवे। जिस भी छंद में पहले और तीसरे, यहाँ बरवे क्या है? एक विषम मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, उसे बरवे छंद कहते हैं। तो आज का सेशन इसी पे समाप्त होता है। जय हिंद।